नमस्कार। दीप जीएस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। हम जो पीसीएस का बैच चला रहे हैं इकोनॉमिक की, आज दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले की क्लास में हमने इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक के अंतर के बारे में समझा, इनकी परिभाषाओं के बारे में समझा, साथ ही उत्पादन किन किन चीज़ों को होता है, वस्तु और सेवा का होता है, और उसके अलावा उत्पादन में कौन से 4 प्रमुख कारक का योगदान होता है, इस बारे में हमने समझा। किस प्रकार से इन कारकों का प्रतिफल होता है, जैसे कि भूमि का प्रतिफल किराया होता है, कैपिटल यानी पूंजी का प्रतिफल या रिजल्ट ब्याज होता है, श्रम का प्रतिफल मजदूरी होता है, उद्यमशीलता का प्रतिफल लाभ होता है। इस प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को समझा इसके प्रीवियस क्लास में। आज हम इकोनॉमी की और इकोनॉमिक्स की आर्थिक क्रियाओं पर चर्चा करेंगे, इसके क्षेत्र पे चर्चा करेंगे, कितने प्रकार की इकोनॉमिक्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, इकोनॉमिक्स की शाखाएं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक देखिए और मेरा पूरा विश्वास है कि ये पूरी इकोनॉमिक की सीरीज आपको देखने के बाद आपको इकोनॉमिक्स जैसे विषय एकदम आसान लगेंगे। किसी भी परीक्षा में आप 2 मिनट में प्रश्न को देखते ही उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए हम अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा कर लिया और आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के यानी कि इकोनॉमी के यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अगर हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को लिखे हम, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला जो है आर्थिक क्रिया के आधार पर, आर्थिक क्रिया के आधार पर। दूसरा जो हम डिवाइड करेंगे वो कार्य के आधार पर। तीसरा जो हम वर्ग बनाएंगे स्वामित्व के आधार पर। हम इसको डीपली समझेंगे एक एक तरीके से इस पूरे क्लास में, ठीक है। अब जैसे आर्थिक क्रिया के आधार पर हम, तो आर्थिक क्रिया के आधार पर 5 प्रकार के क्षेत्र इसका निकल के आते हैं, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, इसको हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, इसको सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं। आपको इसमें इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी और इसके शब्दावलियों को भी पढ़ना होगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे हो जाते हैं कि इकोनॉमी के जो इंग्लिश के शब्द होते हैं उसको देवनागरी में लिख देते हैं, जिससे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके को हमको ध्यान देकर चलना है कि हमको इकोनॉमी और साइंस के विषयों में हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में इनके शब्दों को देखना है। तीसरा है तृतीय क्षेत्र, जिसको टर्सरी सेक्टर कहते हैं। चौथा है चतुर्थ क्षेत्र, जिसको क्वाटरनरी सेक्टर कहते हैं। पांचवा है पंचम क्षेत्र, जिसको क्वाइनरी सेक्टर कहते हैं। कार्य के आधार पर पहला होगा संगठित, यानी कि जिसमें एक संगठन के रूप में काम करते हैं। दूसरा होगा असंगठित। इन सबको हम डीपली समझेंगे एक एक तरीके से। पहले हम ग्राफ बना लें, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए ग्राफ से पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, कि जिससे आप एनालिसिस कर सकते हैं, एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं कि किस में क्या होता है। इसलिए हम लोग पहले ग्राफ बना लिए हैं, अब इसमें हम डीपली एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर पहला होता है सार्वजनिक, जिसको आप सरकारी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है निजी, जिसको प्राइवेट कहते हैं आप।
चलिए ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका नोट्स बना सकते हैं। अब इसमें हम एक एक चीज को डीपली समझेंगे कि इसमें इनका मतलब क्या है और अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हमने ये बनाए हैं, इसमें इनका क्या योगदान होता है, किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। अब इस पे इसको हम मिटाकर हम इस पे आगे की आर्थिक क्रियाओं पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे की विषय को समझेंगे, देखेंगे। अगर हम आर्थिक क्रिया के आधार पर अगर हम बात रहे हैं तो ये 5 प्रकार से क्षेत्र बनते हैं हमारे: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। अब अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र की, तो प्राथमिक क्षेत्र को आप जरा इस तरीके से समझेंगे कि कोई भी देश है, कोई भी देश है, उस देश में जो संसाधन है वहां की जनता इन संसाधन के ऊपर सिर्फ प्राकृतिक रूप से जो संसाधन है उन्हीं के ऊपर निर्भर है, ठीक है, या उन्हीं से अपना कार्य चला रही है, तो उसको कहते हैं प्राकृतिक क्षेत्र। जैसे प्राथमिक क्षेत्र जैसे कि खनिज हो गया, कृषि हो गया, उत्खनन हो गया, खनन हो गया, इस प्रकार के जो देश इस सब क्षेत्रों में इन्वॉल्व होते हैं उनको प्राथमिक क्षेत्र की इकोनॉमी या प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में लिख सकते हैं आप कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, पशुपालन में आपका डेयरी भी आ जाएगा, ठीक है, पशुपालन हो गया, खनन हो गया, जो आपका कोयला निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, ये खनन, उत्खनन, ठीक है, तो ये सब हो गया, ठीक है। और इस प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग कार्य करते हैं, उस प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करने वाले को कहते हैं रेड कॉलर। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि रेड कॉलर वाले कौन से क्षेत्र में जॉब करते हैं, या फिर प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न रहने वाले व्यक्ति को कौन से कॉलर कहते हैं, रेड कॉलर, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। भारत की जीडीपी प्राथमिक क्षेत्र में 70% योगदान है। भारत की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का 17% योगदान है। लेकिन समस्या यह है कि भारत की जीडीपी में जो 17% का योगदान है, लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ के जो लोग हैं, उनकी 55% आबादी प्रत्यक्ष रूप से और 65% आबादी अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। अब जैसे आप सोच रहे हैं सिर्फ 55% आबादी और 65% आबादी किस प्रकार से आप समझा रहे हैं, तो देखिए जरा ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में, गांव में घर पे खेत होगा, तो वहां पे गेहूं, अनाज, तमाम तरीके से खेती वहां पे की जा रही है, ठीक है। तो जिनका खेत है, आपके परिवार के सदस्य जिनका खेत है, वो प्रत्यक्ष रूप से इसमें खेती कर रहे हैं। तो खेती कर रहे हैं और जिनका मकसद है वहां से आय अर्जन करना, ठीक है, तो ये तो प्रत्यक्ष रूप से वहां पे इन्वॉल्व हो गए, प्रत्यक्ष रूप से इसमें लग गए। लेकिन कुछ लोगों के पास खेती नहीं होती है, तो वो अधिया पे लेते हैं। आप लोग सुनते होंगे गांव में अधिया शब्द का प्रयोग होता है, अधिया पर लेकर उसको अपना आय अर्जन करते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से हो गए। अब आपको ये पूरी बात समझ में आ गई। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी आता है, मत्स्य पालन आता है, पशुपालन आता है, ये सब चीजें आते हैं। और इस प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को रेड कॉलर जॉब कहते हैं। चलिए, आप ये हमारी बात समझ पा रहे हैं। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे द्वितीय क्षेत्र। जैसे कि मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र का हम बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का जैसे कि गेहूं हो गया, धान हो गया, जो इस प्रकार से अनाज होते हैं, तो इनको कह देते हैं हम लोग प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। जो पेट्रोलियम निकलता है, कोयला निकलता है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के आते हैं। मत्स्य पालन हो गया, डेयरी पालन हो गया, प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन यदि आप द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं, द्वितीय क्षेत्र को पहले समझिए, इसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। देखिए ऐसा क्षेत्र जो
प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल का मूल्यवर्धन आपको समझ में नहीं आया, मैं भी आपको समझा देता हूं। मूल्यवर्धन मतलब उसकी वैल्यू में वृद्धि कर देता है, बढ़ा देता है, मूल्यवर्धन कर देता है, तो उसी को कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। इसको आप औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, कह सकते हैं। जैसे आप इस चीज का ध्यान देंगे कि मान लीजिए कि मुझे एक बिस्किट की फैक्ट्री लगानी है। कल हम लोग बिस्किट का एग्जांपल सुने थे, आज भी देख लीजिए। बिस्किट का जो एग्जांपल है, बिस्किट के एग्जांपल से आप समझिए कैसे द्वितीय क्षेत्र इसको आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 30 रुपए केजी इस समय गेहूं का रेट चल रहा है, मान लीजिए 30 रुपए केजी गेहूं का रेट चल रहा है। तो गेहूं जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद है, कच्चा माल है। यदि हम इससे बिस्किट बना लिए, 1 केजी आटे से 1 केजी बिस्कुट बना लिए और इसका रेट हो जाएगा 300 रुपए। जैसे कि 1 केजी गेहूं पहले बिक रहा है 30 रुपए का, लेकिन उसी 1 केजी गेहूं से हम अब उसको बना लिए 1 केजी बिस्किट, तो ये इसका मूल्य वर्धन हो गया। तो कच्चे माल को आप इस प्रकार से प्रयोग में लाते, इस प्रकार से बनाते हैं कि उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो यही होता है द्वितीय क्षेत्र में। इसको इंडस्ट्रियल एरिया भी कहते हैं, ठीक है। इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, मैन्युफैक्चर सेक्टर भी कहते हैं। अब आप इस बात का ध्यान देंगे कि इसमें 2 लोग काम करते हैं। देखिए इंडस्ट्री में देखिए 2 लोग काम करेंगे। पहला क्या होगा, जो इंजीनियर होंगे या फिर जो कंप्यूटर वाले जो ऑपरेटर होंगे, ठीक है, जो मशीनरी से काम करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं, वो होते हैं। एक होते हैं मजदूर नॉर्मली, ठीक है। अब देखेंगे मजदूर तो देखिए सब होते हैं, लेकिन इनको आप कह सकते हैं स्किल्ड है, कौशल है। ये इंजीनियर जो है कौशल युक्त है, ये मजदूर है। और ये अनस्किल्ड होते हैं, जैसे कि पोछा लगाने वाला, झाड़ू लगाने वाला, या फिर कोई सामान इधर से उधार जाकर रखने वाला, ऐसे लोग अनस्किल्ड हैं। और स्किल्ड मतलब जो इंजीनियर होंगे, जो कंप्यूटर पे ग्राफ वगैरह डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, ये सब चीजें हो गए, ये हो गए। तो अब इनको हम कहते हैं, जो इंजीनियर वाले होते हैं, जो स्किल्ड होते हैं, इनको कहते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। और जो मजदूर होते हैं उनको कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब। अब आप समझ में आ रहा है आपको कि जो इंडस्ट्री में या फिर द्वितीय क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं, जो कौशल युक्त होते हैं, जो मजदूर स्किल्ड होते हैं, उनको व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। और जो अनस्किल्ड होते हैं उनको ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। आपको समझ में आ गया। जैसे कि आप देखिए एक चीज हमने यहां पे डिस्कस किया आपको कि मैन्युफैक्चर, आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे, जानते होंगे कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये छोटे छोटे शब्दावलियों को आपको समझना होगा कि इन सब का मतलब क्या है, क्योंकि अगर आप इन शब्दावलियों को नहीं समझे रहेंगे तो आने वाले और भी टॉपिक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, घट रही है, उसका प्रभाव क्या रहा है। जैसे आप देखिए हमने एक यहां पर लिखा मैन्युफैक्चर, ठीक, एक होता है कंस्ट्रक्शन, आप सुनते होंगे इन सब चीजों का। अगर आप मैन्युफैक्चर की बात करते हैं तो इसको कहते हैं विनिर्माण, और इसको कहते हैं निर्माण। इन दोनों में अंतर समझ लीजिए आप, आगे बहुत आपको आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आप, इसलिए ये सब हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आप सुनते होंगे कि इंडिया में सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगी, इंडिया में लावा की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में अंतर क्या है। जैसे देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा माल हमने उपयोग किया, कच्चा माल, ठीक है, कच्चा माल। यदि हम कोई वस्तु जब बना रहे हैं, अगर वस्तु को हम बना रहे हैं और जब इसको हम डिस्ट्रॉय करके इसको पहले के रूप में प्राप्त कर सकते हैं तो उसको कहते हैं निर्माण या कंस्ट्रक्शन। जैसे ध्यान देंगे, मकान है,
मकान कभी मैन्युफैक्चर नहीं होता है, वो सब कंस्ट्रक्शन होता है। क्योंकि अगर मकान को आप तोड़ेंगे, मकान को आप जब ब्रेक करेंगे तो उसमें से आप सरिया प्राप्त कर सकते हैं, जिस रूप में आपने लगाया था वही रूप में। ईट मतलब उस रूप का मतलब क्या है कि उनका जो गुणात्मक रूप है वो ईट आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बालू वगैरह मिक्स, सीमेंट वगैरह मिक्स रहेगा, मतलब एटलीस्ट आप उनको उसी रूप में प्राप्त कर सकते हैं जिस रूप में आपने उसको प्रयोग में लाया था। लेकिन क्या आप अगर बिस्किट बना रहे हैं, आटे से बिस्कुट बना दिए, तो क्या आप बिस्कुट को आटे के रूप में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो ये हो गया मैन्युफैक्चर और ये हो गया कंस्ट्रक्शन। ये जरूरी शब्दावलियां आपको हम इसलिए समझा पा रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग इन सब चीजों को, छोटे छोटे बातों को नहीं समझते हैं, और इकोनॉमी को हम एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको छोटे छोटे शब्दावलियों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये हम द्वितीय क्षेत्र समझ गए कि जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जिसमें किसी भी कच्चे माल का मूल्यवर्धन किया जाता है, इंडस्ट्रियलाइज हो जाता है, उसको औद्योगिक क्रांति के तहत जिस प्रकार से हुआ है, तो वो हो जाता है द्वितीय क्षेत्र में। अब हम पूरा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम आपको बताएंगे कि भारत की स्थिति क्या है। तीसरा आता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र इसको आप देख लेते हैं, ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र प्लस द्वितीय क्षेत्र में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सेवा अपना देता है, सेवा प्रदान करता है, वो होता है तृतीय क्षेत्र। जैसे परिवहन मान लीजिए, बैंकिंग मान लीजिए, बीमा मान लीजिए, संचार मान लीजिए, ये उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि मैंने कच्चे माल से, प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल से गेहूं लिया, गेहूं से फिर मतलब गेहूं से आटे से फिर हमने वो बनाया, पार्ले जी बिस्किट बनाया। बिस्किट बनाने के बाद उनको डिलीवर करना, पहुंचाना, इधर उधर भेजना, उससे संबंधित बैंकिंग का काम करना, तो ये जो सेवा हो रहा है उसी को कहते हैं तृतीय क्षेत्र। क्या आप समझ पा रहे हैं? भारत की जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का 55% योगदान है। भारत की जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का 55% योगदान है। लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या है उसका सिर्फ 10% ही योगदान तृतीय क्षेत्र में है। यानी कि जो पूरी जीडीपी कलेक्ट हम कर रहे हैं उसमें 55% योगदान तृतीय क्षेत्र का हो रहा है, लेकिन जो यहाँ के लोग रहने वाले वो सिर्फ 10% ही 55% में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसी अंतर के कारण यहाँ पे तमाम प्रकार की समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न आ रही है। ठीक है, तो आप हमारा ये समझ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग चतुर्थ क्षेत्र में। हम थोड़ी सी स्पीड में इसलिए आज पढ़ रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी का सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको स्पीड में पढ़ रहे हैं। बाकी अगर आपको कोई विषय, कोई टॉपिक ना समझ में आएगा तो आप बताइएगा, आगे के वीडियो में उस पॉइंट को हम पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं चतुर्थ क्षेत्र। देखिए, जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र हैं, आर्थिक क्रिया के प्रमुख क्षेत्र हैं, वो तो सिर्फ 3 ही हैं प्रमुख क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र हैं। लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था में, आधुनिक अर्थशास्त्र में, आधुनिक अर्थव्यवस्था में कि चतुर्थ और पंचम भी बनाए गए। वो तृतीय का ही उपरूप है लेकिन चतुर्थ और पंचम है, इसलिए आप ये चौथा और पांचवा ही पढ़ लीजिए। लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो प्रमुख रूप से 3 ही है, प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय। अगर आप चतुर्थ की बात करते हैं, चतुर्थ क्षेत्र, तो ये भी सेवा आधारित है। अब सेवा आधारित है मतलब तो आप समझ गए होंगे कि ये जो तृतीय क्षेत्र है उसी का ही रूप निकल के आया है, लेकिन इसमें ज्ञान की बातें होती हैं। ज्ञान, नॉलेज बेस्ड जो सेवा होता है, नॉलेज बेस्ड जो सेवा होता है, उन्हीं को हम कहते हैं चतुर्थ क्षेत्र। ठीक है, जैसे कि
जो वैज्ञानिक होते हैं, जो अनुसंधान करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, ठीक है, जो रिसर्च करते हैं, जो अनुसंधान करते हैं, वो हो गए चतुर्थ क्षेत्र में। ये लोग विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं अपने क्षेत्र के, ठीक है, ऐसे लोग होते हैं चतुर्थ क्षेत्र में। जैसे कि अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो जितने भी डीआरडीओ में, इसरो में, नासा में साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इनको आप कह देंगे कि चतुर्थ क्षेत्र में जॉब करते हैं। और कहीं न कहीं जो हम द्वितीय क्षेत्र में मजदूर को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, स्किल्ड और अनस्किल्ड, जैसे कि ब्लू और व्हाइट, तो जो व्हाइट कॉलर जॉब है उसको हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यही कर देते हैं कि चतुर्थ क्षेत्र के लेबर, चतुर्थ क्षेत्र के काम करने वाले लोग हैं। चलिए, अब आप ये समझ में आ गया आपको। अब हम आगे का जो पांचवा क्षेत्र है, पांचवा क्षेत्र, पंचम क्षेत्र, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए, पंचम क्षेत्र जिसको क्वार्नरी सेक्टर कहते हैं, आप इंग्लिश के वर्ड को भी जरूर नोट्स में अपने लिखिएगा, बनाइएगा, क्योंकि उससे फायदा क्या होगा कि अगर बायो के एग्जाम में आपसे इंग्लिश वर्ड पूछ ले हिंदी देवनागरी में लिख के, तो आपको समस्या ना होगा। देखिए, यह भी एक्चुअली सेवा का ही पार्ट होता है, यानी कि तृतीय जो क्षेत्र है उसी का ही उपरूप है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो मैनेजमेंट का काम देखते हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट का काम देखते हैं, नीति निर्माता जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि ऐसे लोग जिनका प्रबंधन के कारण कई लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है, उनका अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार से योगदान है कि जो लोगों को प्रभावित कर रहा है, उनके मैनेजमेंट का अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को पंचम क्षेत्र के जॉब पे, यदि भाई थे आप एक ऐसे अधिकारी बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं या फिर पीसीएस रैंक के अधिकारी बन जाते हैं, तो आप भी इसी पंचम क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में जैसे कि फेसबुक के जो संस्थापक हैं और सीईओ हैं, मार्क जुकरबर्ग को ले लीजिए, ठीक है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को ले लीजिए, ठीक है। इसमें आप राजनेताओं को भी ले लेते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी हो गए, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी हो गए नीति निर्देशक, नरेंद्र मोदी हो गए नीति आयोग के अध्यक्ष हो गए, किसी भी आयोग के अध्यक्ष हो गए, या तो फिर किसी फैक्ट्री या तो फिर किसी संस्था के सीईओ या मैनेजर डायरेक्टर हो गए, जो पूरे सिस्टम का प्रबंधन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो होते हैं पंचम क्षेत्र में। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि पंचम क्षेत्र में कौन से हैं। इनको एटलीस्ट कहते हैं गोल्डन कॉलर जॉब कहते हैं। जैसे कि अभी जो वैक्सीन बनाए गए हैं लोग, या तो फिर ऐसे क्षेत्र विशेषज्ञ होते हैं जो भविष्य के जन कल्याण की भावनाएं से काम किया जा रहा है, ऐसे लोग पंचम क्षेत्र में गोल्ड कॉलर जॉब में आते हैं। तो हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को आर्थिक आधार पर देख लीजिए। अब हम जो हमारा दूसरा वर्गीकरण था कार्य के आधार पर, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज और पहले देख लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर और ये सेकेंडरी सेक्टर में भारत की स्थिति क्या है, किस प्रकार से नुकसान हुआ है भारत में। चलिए अब हम देखते हैं। मान लीजिए अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, मुख्य रूप से तीन है, तीन ही को तो हम डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर की बात करें, अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो 1951 में, ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय प्राइमरी सेक्टर का योगदान 56% था। अगर हम 2017-18 के बेस ईयर की बात करें अगर, तो इस समय यहां योगदान 17% है। यानी कि भारत के जीडीपी में 1951 में कृषि का और कृषि से सहायक विषयों का योगदान 56% था, और 2017 और 18 में 17% हो गया। 56% था और यहाँ पे 17% हो गया। यानी कि जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान घटकर कम हो गया। ठीक, ये तो हो गया प्राइमरी सेक्टर का। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर आप देख लीजिए इधर यहीं पे, सेकेंडरी सेक्टर का जब देश आजाद हुआ था 1951 के समय में, जब हमारे जब पंचवर्षीय योजना उस समय हम स्टार्ट किए थे, तो उस टाइम था 15%।
लेकिन अब ये हो गया है 29%। 2017-18 के समय में ये हो गया 29%। और टर्सरी सेक्टर का जो योगदान था 1951 में 29% था, और अब ये हो गया है बढ़कर 54%। देखिए अब यहां पे समस्या क्या हो गया, समस्या क्या हो गया कि जब कोई भी देश विकास करता है, कोई भी देश बढ़ता है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप एग्जांपल ले लीजिए एक पेड़ का, तो एक पेड़ में पहले कली आती है, कली आता है, पत्ते आते हैं, फिर उसके बाद उसकी टहनियां बनती हैं, टहनियां बनने के बाद उन पे फल लगते हैं। ठीक है, ये होता है पेड़ के विकास का। लेकिन अगर आप ये देखेंगे, प्राइमरी सेक्टर से हमको आना चाहिए तो सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर से आना चाहिए था टर्सरी सेक्टर में। नुकसान देखिए क्या हो गया यहाँ पे देश में नुकसान क्या हो गया कि 1951 में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था तो अपनाया, 1951 में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया, लेकिन हमारा झुकाव समाजवाद की तरफ था, तो ऐसे में क्या हो गया कि हम लाइसेंसिंग प्रणाली को इतना कठोर कर दिए कि विदेशी निवेशक यहाँ पे आ नहीं पाए, या फिर यहाँ पे जो निवेशक थे प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, जो पूंजीपति थे, यहाँ पे निवेश नहीं कर पाए। और जब निवेश नहीं कर पाए तो किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री बहुत तेजी से नहीं लगी, औद्योगिक क्रांति नहीं हुआ। तो जब औद्योगिक क्रांति नहीं होगा तो जो यहाँ पे निर्भरता, जो यहाँ पे लोग रहेंगे, वो उनकी निर्भरता ऑटोमेटिक उन पे सेकेंडरी सेक्टर पे ट्रांसफर नहीं होगी। तो यही कारण हुआ कि उसके बाद 1991 में जब हमने सुधार किया, लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो जब हमने सुधार किया तो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर का विकास न होकर यहाँ पे टर्सरी सेक्टर का विकास बहुत तेजी से हो गया। जैसे कि सॉफ्टवेयर बनाने का हब बन गया, डॉक्टरी के सेक्टर में आप देखिए, सर्विस के सेक्टर में देखिए हब बन गया। तो देखिए जो विकास की सही रूपरेखा होती है कि प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी आती है और सबका अस्तित्व रहता है। लेकिन भारत की स्थिति क्या है कि सेकेंडरी सेक्टर का अस्तित्व उतना ज्यादा नहीं है जितना टर्सरी सेक्टर का है। तो इसीलिए कभी कभी, और देखिए इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो यहाँ पे 54%, 55% इस समय यहाँ पे जीडीपी में टर्सरी सेक्टर का योगदान है, लेकिन यहाँ के जो 10% जनता है सिर्फ यही तो इसमें इंक्लूडेड है। और यहाँ पे जो 17% योगदान है, यहाँ पे 65% इंक्लूडेड है। इसलिए आप लोग देखते हैं राजनीति में भी, आज भी राजनीति में भी किसान और कृषि संबंधित मुद्दे हमेशा बने होते हैं। और आज भी सेवा क्षेत्र में इस प्रकार से लोग इंक्लूडेड है कि कम ही लोग को लाभ मिल पा रहा है, जिससे गरीबी और अमीरी की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसका देखिए कई कारण है। हम देश में इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था जो थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था, इसके कई कारण है। पहला कारण आप ये लिख सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू होने के बाद भी समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ हमारा झुकाव। दूसरा 1991 का जो ग्लोबलाइजेशन हमारा सुधार हुआ था वो। तीसरा क्या है कि जो स्टार्टिंग की जो पंचवर्षीय योजना थी उसी के कारण थे कि इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ। तो आप ये समझ लेंगे। अब देखिए कार्य के आधार पर हम समझेंगे आगे। हम ये तो हमने समझ लिए, कार्य के आधार पर हम समझेंगे। तो कार्य के आधार पर अगर हम समझेंगे तो एक होता है संगठित क्षेत्र, दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र। ठीक, अब जरा आप ध्यान देंगे इसमें। देखिए संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र का सीधा संबंध है जॉब से, नौकरी से। देखिए जो मजदूर वर्ग काम कर रहे हैं, हालांकि मजदूर हम सभी हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो मजदूर ही होता है। तो जो मजदूर हैं उनको यदि नियमित रूप से जॉब उनका नियमित रहे, ठीक है, नियमित रेगुलर रहे, ठीक है, तो इसमें इनकी सैलरी फिक्स हो, ठीक है, काम के घंटे फिक्स हो, ठीक है, इनको
उचित जो इनका सैलरी हो वो मिले, समय पे मिले, पेंशन मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले, ठीक है, बीमा मिले, अवकाश मिले, ये सब आते हैं नियमित में। गवर्नमेंट जॉब हो गई, इसके एग्जांपल हो गए गवर्नमेंट जॉब में आप देखेंगे सैलरी फिक्स रहेगा, काम घंटे कितने करने, 8 घंटे जॉब करने, 8 घंटे जॉब करेंगे। जो प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी संगठित क्षेत्र में आती हैं, क्योंकि वहां पे भी आपको पेंशन मिलेगा, वहां पे भी आपको काम कितने घंटे करने हैं वहां पे मिलेगा, वहां पे भी आपको अवकाश मिलेगा। तो इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं वो संगठित क्षेत्र हैं। और जो असंगठित क्षेत्र हैं इन सभी का अभाव, क्योंकि यहाँ पे ना अवकाश रहेगा, अवकाश नहीं रहेगा, छुट्टी नहीं रहेगी, सैलरी फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे पेंशन नहीं रहेगा, बीमा नहीं रहेगा, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगा, सामाजिक सुरक्षा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन प्रकार के, जैसे कि इससे का एग्जांपल देख लीजिए, देखिए जैसे कि अगर असंगठित क्षेत्र में आपको देखना है तो आप जाते हैं चाट की दुकान पे, फुल्की की दुकान पे, जो रेड़ी की दुकान पे, या कोई दुकानदार होता है, तो इस प्रकार के जो लोग कार्य करते हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। यदि कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, इसका सबसे बढ़िया रेलवे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। रेलवे संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। या तो आप रेलवे ले सकते हैं या फिर सरकारी कोई जॉब करता है उसका उदाहरण आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें उसको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, अवकाश मिल रहा है, उसके बाद सामाजिक सुरक्षा उसको मिल रहा है, ये सब चीजें उसको मिल रहा है, तो इसलिए उसको संगठित क्षेत्र में जॉब करने वाला चाहिए। अब देखिए, अब देश में समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारी 100% आबादी है, 100% से सिर्फ 10% लोग ही संगठित क्षेत्र में जॉब करते हैं और 90% लोग जो हैं असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो ऐसे में गरीबी अमीरी की एक बड़ी खाई पैदा होगी कि नहीं पैदा होगी, क्योंकि जो मुद्दा यहाँ 90% के, यानी कि मैक्सिमम अर्थव्यवस्था का तो मतलब यही है, इकोनॉमी का मतलब यही है कि मैक्सिमम लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए। तो देश में समस्या ये है कि असंगठित क्षेत्र के लोगों में बढ़ रहा है। जैसे कि इसका आप स्विगी वगैरह देख सकते हैं, जो स्विगी है वहां पे आप जॉब करिए या ना करिए, आपको अवकाश नहीं मिलेगा, सैलरी कोई फिक्स नहीं रहती है, वहां पे आप जाएंगे जितना काम, ये तो असंगठित क्षेत्र है ये, ठीक है। आप इसका एग्जांपल समझ लें। अब इससे संबंधित समस्याओं को समस्याओं से समाधान पाने के लिए भारत सरकार एक योजना चलाती है, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना आप ये देखते होंगे, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ये इन्हीं के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में रेडी लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, फुल्की की दुकान लगाते हैं या फिर कुछ लगाते हैं, तो उनकी भी सामाजिक सुरक्षा के लिए, बीमा की सुरक्षा के लिए अटल पेंशन योजना, और इस प्रकार से अन्य राज्य इस प्रकार से उन लोगों को लाभान्वित पहुंचाने के लिए अलग अलग योजनाओं को लॉन्च करके असंगठित क्षेत्र के हित की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो आप ये समझ गए हैं कि कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था को एक संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के हिसाब से बांट सकते हैं। यदि आप स्वामित्व के आधार पर बात करें, स्वामित्व का मतलब कि मालिकाना हक, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर अगर हम बात करें तो स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर होते हैं, एक होता है सार्वजनिक, जिसको आप सरकारी कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है निजी, जिसको आप प्राइवेट कहते हैं। देखिए, अब इसका आप जरा ध्यान देंगे। कोई मान लीजिए यूनिट है, कोई इकाई है। उदाहरण में हम जिस बिस्किट फैक्ट्री की हम बात कर रहे हैं वही मान लेते हैं। यदि कोई बिस्किट फैक्ट्री है और उसमें 50% से अधिक 50% से अधिक हिस्सेदारी सरकार की हो, तो उसको सार्वजनिक क्षेत्र का कहते हैं, ठीक है। दूसरा है इसी का उल्टा, कि अगर कोई भी यूनिट या इकाई, यानी कोई फैक्ट्री मान लीजिए, कोई कंपनी मान लीजिए, कोई संस्था मान लीजिए, इसमें यदि उस किसी निजी व्यक्ति का या फिर किसी निजी संस्था का उसमें हिस्सेदारी या शेयर 50% से अधिक होता है, तो उसको कहते हैं निजी क्षेत्र। आप ये समझ गए? चलिए,
अब आप ये चीज देखते होंगे कि अक्सर आप समाचार पत्रों में देखते होंगे और कुछ समय पहले मीडिया में भी काफी ये चीज छाया हुआ था कि सरकार बहुत तेजी से प्राइवेटाइजेशन कर रही है, मतलब कि निजीकरण कर रही है बहुत तेजी से निजी। और आप हिस्ट्री जब पढ़ेंगे या फिर बैंकिंग की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ या फिर इस संस्था का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि राष्ट्रीयकरण होने से क्या फायदा है, प्राइवेटाइजेशन से क्या फायदा है, क्या इसके नुकसान है, इनकी भावना क्या है। जैसे कि अब देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी संस्था होते हैं इनका जो मकसद होता है, जो इनका लक्ष्य होता है, सामाजिक कल्याण का होता है, और इनका जो निजी क्षेत्र का जो लक्ष्य होता है वो लाभ का होता है। इसमें आप देख सकते हैं, जो आप सरकारी हॉस्पिटल देखते हैं, सरकारी अस्पताल देखते हैं, तो वहां पे आप जाते हैं तो मैक्सिमम आपकी फीस 1 या 10 रुपए होती है, उससे अधिक होते नहीं है। मैक्सिमम दवा फ्री मिलती है। तो यहाँ पे क्या भावना होती है, सामाजिक कल्याण की भावना, कि जो देश के नागरिक है उनका कल्याण हो। और यहाँ पे वही उसी फील्ड में यदि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको 200 रुपए से लेकर 2000 तक के फीस पे करने पड़ते हैं, और उसमें दवा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस पे मिलते हैं। और यहाँ पे जो इनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो ऐसे में आप समझ गए कि आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या अंतर है। ठीक है, आप इसको आप थोड़ा सा एक शब्दावली को, 2 शब्दावलियों को और समझेंगे। पहला कि निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, देखिए इस चीज को पहले समझेंगे कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, संस्था है, इसमें उसकी योगदान 100% है। ठीक है, 100% है। अब अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी को किसी प्राइवेट को या फिर किसी संस्था को बेच देती है 50% से अधिक, तो ये हो जाती है वो संस्था का निजीकरण। यानी कि 51% अगर बेच देती है उसकी हिस्सेदारी उस संस्था की सरकार के द्वारा, तो वो हो जाता है संस्था का निजीकरण। ठीक है, सरकार अपनी जो शेयर बेचती है। और देखिए, जब सरकार किसी संस्था को बनाती है या फिर किसी प्राइवेट संस्था का राष्ट्रीयकरण करती है तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, लेकिन जब सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचती है किसी प्राइवेट संस्था को बेचती है या व्यक्ति को बेचती है, तो उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए सरकार ऐसा करती क्यों है। देखिए, जब सरकार के पास पैसे की कमी होती है, तो वो अपने शेयर को, अपने हिस्से को, नगद की समस्या को खत्म करने के लिए इस प्रकार से, जैसे कि मार्केट में तरलता बनी रहे। तरलता का मतलब क्या है, लिक्विडिटी। जैसे कि अगर आपके जेब में पैसा है, लोगों के जेब में पैसा, तभी तो जो व्यापार है वो लगातार चलता रहेगा। अगर लोगों के जेब में पैसा नहीं रहेगा तो वो कैसे किसी चीज को खरीदेंगे या बेचेंगे। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा मंदी आ गया लोगों के पास, जैसे कोरोना के समय आप देख लिए, कोरोना के समय पूरा व्यापार ठप पड़ गया था, लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो अगर लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे जेब में और आप मार्केट ओपन भी किए रहेंगे, तो जब व्यापार होगा नहीं तो ना औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वालों का लाभ होगा, ना उसमें मजदूरों का लाभ होगा। तो जब इस प्रकार से लाभ नहीं होगा, तो जो पैसे का जो क्रम है, जो तरलता है, उसको मेंटेन करने के लिए सरकार को कभी कभी नगद की आवश्यकता पड़ती है, या तो सरकार को अलग से पैसे की जरूरत पड़ती है किसी अन्य क्षेत्र में निवेश करने के लिए। तो ऐसे में जब सरकार के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो अपनी हिस्सेदारी बेचता है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, जब हमने आपको बताया था कि जब किसी संस्था का प्राइवेटाइजेशन होता है, निजीकरण होता है, तो वो उसका मकसद, जो उसका उद्देश्य होता है, लाभ का उद्देश्य हो जाता है, जन कल्याण की भावना नहीं रह जाती है। मान लीजिए आपके जिले में कोई सदर अस्पताल हो, सदर अस्पताल में आज आप फ्री में इलाज करवा रहे हैं, फ्री में वहां पे ले रहे हैं, लेकिन अगर उसकी हिस्सेदारी सरकार ने बेच दिया और उसको एक प्राइवेट संस्था बना दिया गया, तो वही प्राइवेट संस्था का जो ऑनर होगा
या जो मुखिया होगा वो वहां पे फीस 100 रुपये कर सकता है, 500 कर सकता है, या फिर वो अपनी मनमानी कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे में इसका उद्देश्य लाभ होगा, न कि जन कल्याण की भावना होगा। तभी आप देखेंगे जब भी सरकार निजीकरण की बात करती है, प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, तो हमेशा राजनीतिक दल उसका विरोध करते हैं। हालांकि सभी सरकारें समय समय पर सरकार अपनी जो एसेट होती है, जो संपत्ति होती है, उसको कुछ रूप में बेची है, कुछ रूप में उसका सरकारीकरण की है। इसका वो समय की मांग के हिसाब से वो अपना कार्य करते रहते हैं। चलिए, अब ये तो हम समझ गए। अब दूसरा हम समझते हैं राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण देखिए, जब सरकार अपनी हिस्सेदारी को, जैसे कि जब सरकार कोई प्राइवेट संस्था है या फिर कोई इकाई है या फिर कोई यूनिट है, उसमें हिस्सेदारी अपनी 51% यानी 50% से अधिक कर लेती है, तो उस संस्था का राष्ट्रीयकरण होता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। पहली बार 1949 में 1949-50 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इस तरीके से जब किसी संस्था में भारत का मतलब किसी संस्था में सरकार का हिस्सेदारी 50% से अधिक बढ़ा दिया जाता है, तब उसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। और किसी भी संस्था का राष्ट्रीयकरण तब किया जाता है जब उसका मकसद जन कल्याण की भावनाओं को बढ़ाना होता है, ना कि लाभ को कमाना होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जिन जिन स्थानों का, जिन जिन संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उनके आप दाम देखें बढ़ गए होंगे। जिन भी रेलवे के पार्टों का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उनका दाम बढ़ा है, और जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ है उनका दाम हमेशा घटा है। तो देश को इस प्रकार से व्यवस्थित करके चलना चाहिए कि जो जरूरी चीजें हैं उसमें सरकार का हस्तक्षेप बराबर बना रहे, कि जिससे गरीबों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो और आज के समय में सरकार जो निजीकरण कर रही है, किसी भी निजीकरण को करने से पहले सरकार को संसद में इस पर चर्चा करनी चाहिए। इसके अलावा अगर वो जनमत संग्रह या फिर किसी भी प्रकार से यहाँ के पीपल हैं, जो लोग हैं, उनसे चर्चा कर रहे, लोगों की राय जाने, उस प्रकार से अगर वो निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन को, निजीकरण या फिर राष्ट्रीयकरण को कर रही है, तो कहीं न कहीं गरीबी अमीरी का जो खाई बना है उसको समाप्त किया जा सकता है। और जो देश में तरलता की समस्या है, जो देश में लिक्विडिटी की समस्या है, जो पैसे की समस्या है, उसको भी समाधान समय पे किया जा सकता है और गरीबों का भी हित किया जा सकता है। ये तो हम कर लिए। अब इसमें आगे हम देखते हैं अर्थशास्त्र की शाखाएं। इसका अगला टॉपिक हमारा देखिए, अर्थशास्त्र की शाखाएं। देखिए, इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक्स, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स आ गया तो सिद्धांत की बात होगी, ना कि व्यवहार की। इकोनॉमिक्स, ठीक है, शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके देखिए दो होते हैं, एक होता है माइक्रो, ठीक है, दूसरा होता है मैक्रो, ठीक है। पहला होता है व्यष्टि माइक्रो, और ये होता है समष्टि। इसको आप समझेंगे कि इन सिद्धांतों का प्रयोग कैसे अर्थव्यवस्था में करते हैं, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में इसका योगदान होता है। तो ये सिद्धांत है, और ये सिद्धांत सिर्फ हमारे देश में नहीं, जहां पे भी अर्थव्यवस्था का किसी भी प्रकार की गतिविधि होती है, वहां पे इन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सिद्धांत सभी देश में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में अर्थव्यवस्था का रूप अलग अलग हर देश में अलग तरीके से हो सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि हम सिद्धांत क्यों पढ़ते हैं और व्यवहारिक रूप का अध्ययन इसका क्यों करते हैं। अब देखेंगे, इसको हम जरा डीपली समझेंगे। पहले इसको हम माइक्रो को यानी कि वेस्ट को हम समझेंगे, माइक्रो इकोनॉमी। देखिए, जब किसी यूनिट या फिर किसी इकाई की, जब किसी यूनिट और इकाई के
पर्सनल या फिर व्यक्ति के बारे में बात हो, उसकी मांग के बारे में, उसकी सप्लाई के बारे में बात हो, उसकी कीमत के बारे में बात हो, उसकी आय के बारे में बात हो, तब होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब सूक्ष्म। ध्यान देंगे आप इसमें। जैसे कि मान लीजिए हमने एक पार्ले जी की बिस्किट बनाई। पार्ले जी की बिस्किट बनाने में हमने जब ये एनालिसिस किया जाएगा कि भाई हमारी जो पार्ले जी बिस्किट की कंपनी है वो ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका बिस्किट का रेट क्या डिसाइड किया गया है, मार्केट में हमारे जो बिस्किट है उसका डिमांड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सप्लाई हम समय पे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पे अगर हम करेंगे तो हो जाता है ये माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, जब कोरोना का समय आया तो कोरोना में आप देखते होंगे कि मास्क का जो है, मास्क की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जब मास्क का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा तो वहाँ उसके रेट भी ज़्यादा बढ़ गए, सप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो अगर आप सिर्फ उसके मास्क के स्तर पे आप अध्ययन करेंगे कि मास्क की क्या स्थिति है, मास्क का इस समय देश में मांग कितना है, इसका मांग कितना है, इसकी ये सप्लाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, लोगों की पहुँच हो पा रही है कि नहीं पा रही है, सबको मिल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, अगर इस स्तर पे हम उसको पढ़ेंगे तो ये सूक्ष्म इकोनॉमी में हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमी में हो जाएगा। और दूसरा होता, और इसका ये संसाधनों के आवंटन को केंद्रित करता है कि लोगों के पास पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। और यही अगर आप माइक्रो इकोनॉमी की बात करें, व्यष्टि माइक्रो इकोनॉमी की बात करें तो व्यष्टि हो गया। व्यष्टि में यदि आप जब किसी देश की बात करते हैं, पूरे क्षेत्र की बात करते हैं, तो जब देश की बात करते हैं तो वहां पे बेरोजगारी कि देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, ठीक है, गरीबी की क्या स्थिति है, महंगाई कैसे है, ठीक है, मंदी है कि नहीं है, ठीक है, देश की राष्ट्र की आय कितनी है, जीडीपी कितनी है, अगर हम इन सब चीजों पे अध्ययन करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमी हो गया, क्योंकि इसका प्रभाव किसी एक व्यक्ति या संस्था पे है और इसका प्रभाव किसी सिर्फ देश पे और लोगों पे है। तो यदि कभी आपसे जैसे कि उदाहरण दे सकता है कि मौद्रिक नीति हो गया, एग्जाम्पल क्वेश्चन में दे सकता है कि मौद्रिक नीति हो गया, बेरोजगारी हो गया। बेरोजगारी किसके अंतर्गत आएगा, माइक्रो में आएगा कि माइक्रो में आएगा, दोनों में आएगा। तो इस प्रकार से कभी कभी आपको क्वेश्चन में दे सकता है। तो इन सब चीजों को अगर आप डीपली समझे रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल समझे रहेंगे, तो कभी भी क्वेश्चन को घुमाएगा तो आप इसमें कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। चलिए ठीक है, अब हम इनके थोड़ा कंपोनेंट समझ लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी के कंपोनेंट समझ लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसी से आपको पता चल जाएगा कि हम स्टार्टिंग से अपनी पहली क्लास से जीडीपी से क्यों नहीं स्टार्ट किए। क्योंकि अगर आप बेसिक से कुछ टर्मिनोलॉजी को और शब्दावलियों को नहीं जानेंगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है, इसलिए हम इसके कंपोनेंट को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमी के कंपोनेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट यानी कि घटक। देखेंगे इसमें। अब देखिए माइक्रो इकोनॉमी मतलब सूक्ष्म, यानी कि किसी एक संस्था या यूनिट की बात हो रही है। जैसे इसमें आप तीन चीज का अध्ययन करेंगे। पहला होता है उपभोक्ता सिद्धांत। उपभोक्ता सिद्धांत, उपभोक्ता सिद्धांत मतलब हम लोग जो किसी चीज का उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। दूसरा है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, इसको इंग्लिश में लिखेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी। ठीक है, तीसरा इसमें है कीमत सिद्धांत। इसको हम पहले एग्जांपल से समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। कीमत सिद्धांत देखेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, पहले उपभोक्ता सिद्धांत को समझिए। कोई व्यक्ति मान लीजिए 1000 रुपये कमा रहा है, 1000 रुपये, तो वो इस 1000 रुपये को
किस प्रकार से खर्च कर रहा है, इसको हम पढ़ेंगे उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अब मुझे शौक है खाना खाने का, घूमने का, तो मैं इस 100 रुपए को किसमें ज्यादा प्रयोग कर रहा हूं, घूमने में खर्च कर रहा हूं, खाने में खर्च कर रहा हूं। ठीक है, तो ये होता है उपभोक्ता सिद्धांत यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। इसका उद्देश्य क्या है कि जो 1,000 रुपए कोई कमा रहा है, कोई कस्टमर मतलब कि कोई व्यक्ति कमा रहा है, तो इस 1,000 रुपए को वो क्या करेगा, उसका उद्देश्य यही रहेगा कि वो मैक्सिमम अपने आप को सेटिस्फाई करे, मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त करे। तो मैक्सिमम संतुष्टि, लोग संतुष्ट कैसे होते हैं, अच्छे खाना खाकर होते हैं, अच्छी जगह घूम कर होते हैं। तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में इसको ये देखना पड़ता है कि जो वहां का कंज्यूमर है वो अपना पैसा किसमें खर्च कर रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, उसको बहुत शौकीन है खाना खाने का। ठीक है, तो जब खाना खाने का इसका बहुत ज्यादा शौक है तो मार्केट में खाने का डिमांड बढ़ेगा। तो जब खाने का डिमांड बढ़ेगा तो वहां पे अनेक कंपनियां या होटल वहां पे खुलेंगे खाने बनाने के लिए, और जब अनेक कंपनियां और होटल खुलेंगे तो वहां पे सप्लाई बढ़ेगा, और जब सप्लाई बढ़ेगा तो वहां पे ये देखा जाएगा कि कौन सी कंपनी अच्छा उत्पाद कर रही है, किसका वहां पे इनकम ज्यादा है। तो इसी तरीके से इसका यही रोल होता है उपभोक्ता सिद्धांत का। इसका हम आगे जब तीनों जो पढ़ा देंगे तो इसका हम आपको एनालिसिस करके इसका मिलाकर हम बताएंगे इसका उदाहरण क्या है और क्यों हम इसको समझ रहे हैं। दूसरा क्या है, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत यह है कि किस चीज का जो उत्पाद कर रहा है, जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, जो संस्था है, किस चीज का उत्पाद कर रही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई साबुन बनाना है, मार्केट में ये पता चला कि भाई साबुन की डिमांड है, तो साबुन बनाना है, तो साबुन कैसे बनेगा, ठीक है, साबुन कितने बनेंगे, उसमें किस प्रकार से सुगंध लाना है, उसकी आय कितनी होगी, और साबुन का डिमांड हमारा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के व्यवहार को अध्ययन करने के लिए इसको हम कहते हैं उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। ये 3 कंपोनेंट है। तीसरा है कीमत सिद्धांत, जिसको कॉस्ट कहते हैं, कॉस्ट थ्योरी कहते हैं। अब ये देखिए कीमत सिद्धांत, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट तैयार हुआ तो उसकी बाजार में डिमांड क्या है, बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण उसका रेट कैसे डिसाइड हो रहा है, उसको कहते हैं कीमत सिद्धांत। अब इसका तीनों का हम आपको जोड़कर उदाहरण बता रहे हैं। जैसे कि अब आप इस बात का ध्यान देंगे, जब कोरोना का वायरस चला था, जब बहुत लॉकडाउन लग गया था, तो आप यह ध्यान देंगे कि उस समय सैनिटाइजर की और मास्क का बहुत ज्यादा लोग उपयोग कर रहे थे। अब देखिए कोई व्यक्ति 50 रुपए अगर उसके पास है तो 50 रुपए में से 10 रुपए सैनिटाइजर और मास्क के ऊपर खर्च कर रहा है। ठीक है, मास्क के ऊपर, सैनिटाइजर के ऊपर खर्च कर रहा है। तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत से कोई व्यक्ति को ये एनालिसिस किया जाता है कि वो अपनी संतुष्टि कहां पे ज्यादा दे रहा है। अब देखिए, अब उत्पादक व्यवहार सिद्धांत में हम ये देखेंगे कि भाई ये बताओ, सैनिटाइजर जो बना रहे हैं वो सैनिटाइजर मार्केट में उसका क्या स्थिति है, वो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, उसकी लोग डिमांड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसकी प्राइस क्या है, बाजार में वो संतुलित रूप से टिक पा रहा है कि नहीं टिक पा रहा है, कहीं उसकी ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से के अध्ययन को हम उत्पादक व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्या है कि जो वो प्रोडक्ट कस्टमर सही से खरीद पा रहा है कि नहीं खरीद पा रहा है, उसका कीमत सही है कि नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ये मार्कर खरीदना है और इस मार्कर का जो प्राइस 25 रुपए है, और अगर कोई और कंपनी आकर मार्कर लाकर रखती है जिसका प्राइस 250 रुपए कर दे, तो क्या वो मार्कर बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो कीमत सिद्धांत के अंदर यह अध्ययन किया जाता है कि जो कंज्यूमर है यानी कि जो ग्राहक है और जो उत्पादक है, जो संस्था बना रही है इस चीज को, तो इन दोनों के बीच में किस प्रकार से कीमत का निर्धारण किया जाए कि जो संस्था बना रही है उसका भी लाभ हो और ग्राहक जो है आसानी से इसको खरीद ले। ये कीमत सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है। तो
तो माइक्रो इकोनॉमी को जो तीन कंपोनेंट है कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी यानी कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, दूसरा जो है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, तीसरा जो है कीमत सिद्धांत। तो ये तीन सिद्धांत हैं। और अब आगे हम चलते हैं मैक्रो पे चलते हैं। वेस्टी माइक्रो हम पढ़ लिए, मैक्रो इकोनॉमी, व्यष्टि। ठीक है, इसमें आप देखते हैं कि इसमें सिर्फ किसी एक इकाई की बात नहीं होती है, बल्कि इसमें पूरे देश की बात होती है, पूरे क्षेत्र की बात होती है। तो इसमें देखिए 7 कंपोनेंट हैं। पहला है कि संतुलित उत्पाद एवं रोजगार। पहला, संतुलित उत्पाद एवं रोजगार, यानी कि अब इसको आप समझिए कि हमेशा बाजार जो होता है सप्लाई और डिमांड के रूल पे काम करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज की बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड हो गया, जैसे कि मान लीजिए अभी कोरोना आ जाए, बहुत ज्यादा तेजी से आ जाए, तो किस चीज की डिमांड हो जाएगी? मास्क की डिमांड हो जाएगी, सैनिटाइजर की डिमांड हो जाएगी। तो और सप्लाई समय पे पहुंच पा रहा है कि नहीं पा रहा है, मतलब कि कंपनियां सप्लाई मार्केट में सैनिटाइजर और मास्क पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगर इन दोनों में अंतर ज्यादा हुआ, जैसे कि डिमांड बढ़ गया और सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, तो रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, और डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है तो रेट घट जाएगा। तो ऐसे में संतुलित उत्पाद, यानी कि संतुलित उत्पाद इस पूरे देश में किस प्रकार से, और जब संतुलित उत्पाद होगा तो रोजगार भी तो होगा। तो पहला कंपोनेंट है यहां पे संतुलित उत्पाद तथा रोजगार। दूसरा है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति अब देखिए, जैसे कि सरकार किस प्रकार से टैक्स आपके ऊपर लगा रही है, किस प्रकार से कर आपसे प्राप्त कर रही है, किस प्रकार से आपको छूट दे रही है। तो अगर वो किसी प्रकार का टैक्स लगा रही है और टैक्स में छूट दे रही है, तो उसका प्रभाव किसी व्यक्ति पे तो पड़ेगा नहीं, उसका प्रभाव पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जैसे जीएसटी मान लीजिए, जब जीएसटी आपके ऊपर जीएसटी जब लगाया गया, तो जीएसटी का प्रभाव किसी एक व्यक्ति पर नहीं पड़ा, जीएसटी का प्रभाव पूरे देश के लोगों पर पड़ा, जीएसटी का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। और तीसरा इसका कंपोनेंट है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति को हम आगे इस पर टॉपिक में पढ़ेंगे। मौद्रिक नीति को अभी हम इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि मौद्रिक नीति थोड़ा सा इसमें कर वगैरह का समझना है, बेरोजगारी गरीबी को समझना है, इसलिए मौद्रिक नीति अभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा इसको हम बता दे रहे हैं। मौद्रिक नीति जैसे कि जो यहाँ की केंद्रीय बैंक है आरबीआई जो यहाँ की पैसे की फ्लोएंसी यानी कि तरलता को, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए अगर मार्केट में पैसा नहीं रहेगा, लोगों की जेब में पैसा नहीं रहेगा, तो वो कैसे खरीदेंगे। और अगर मान लीजिए ज्यादा पैसा आ गया तो मतलब कि महंगाई बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास में जेब में 100 रुपया हो, ठीक है, जेब में आपके 100 रुपया हो, अगर कोई आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं और उसकी वैल्यू मान लीजिए इसकी जो कीमत है 10 रुपए है, लेकिन अगर आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, दूसरे के पास भी 100 रुपए है, और अगर मान लीजिए आप दोनों में किसी एक को आवश्यकता होगी, तो ये व्यक्ति इस 10 रुपए का रेट बढ़ा देगा, क्योंकि आप भी खरीदने में सक्षम है और ये भी खरीदने में सक्षम है, तो ऐसे में महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसका रेट अगर 10 रुपए है और आपके पास सिर्फ 9 रुपए है, इनके पास भी 9 रुपए है, तो कहीं ना कहीं रेट इसको घटाना पड़ेगा। तो देखिए, आपकी जेब में 9 रुपया आएगा कि आपकी जेब में 10 रुपया आएगा, ये डिसाइड करता है आरबीआई वो भी कैसे करता है? मौद्रिक नीति के द्वारा बैंकों के ऊपर ब्याज लगा देता है। जब बैंक के ऊपर ब्याज ज्यादा बढ़ा देगा या घटा देगा तो उस प्रकार से नियंत्रण करता है। तो ये हो गया तीसरा कंपोनेंट मौद्रिक नीति। चौथा है मुद्रास्फीति और अविस्फीति। चौथा है मुद्रास्फीति और अविस्फीति। देखिए ध्यान से, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, अविस्फीति मतलब उस चीज का रेट घट जाना। तो ये आप समझ गए, चौथा कंपोनेंट मुद्रास्फीति और अविस्फीति। क्योंकि इसका प्रभाव सिर्फ आपके अकेले पे नहीं पड़ रहा है, मुद्रास्फीति यानी महंगाई का प्रभाव पूरे देश में पड़ रहा है, पूरे लोगों पे पड़ रहा है।
पांचवा है सरकारी बजट। जब सरकार के द्वारा सरकारी बजट, यानी बजट का मतलब अपनी खर्चों का, यानी कि कहीं से आय को प्राप्त करना फिर उसको खर्च करना, तो यही होता है बजट। जब सरकार अपना बजट बनाकर पेश करता है तो उसका प्रभाव किसी एक व्यक्ति या संस्था पर नहीं पड़ता है, पूरे देश के लोगों पे पड़ता है। तो ये व्यष्टि का एक कंपोनेंट है सरकारी बजट। पांचवा है सरकारी बजट। इन सबको हम पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे, क्योंकि अभी आप ये समझे रहेंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कि हम किसी टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। मुद्रास्फीति, मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की आपूर्ति, ये छठा आपका है मुद्रा की आपूर्ति। अब देखिए मुद्रा की आपूर्ति तो यहीं से होती है ना कि मौद्रिक नीति जब कंट्रोल होता है तभी तो मुद्रा की आपूर्ति। मुद्रा मतलब जो आपका पैसा यूज करते हैं, जो नगद यूज करते हैं, उसमें आपका गोल्ड भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, यानी कि जिसको आप वित्त के रूप में यानी कि पैसे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको कहते हैं मुद्रा। ठीक है। तो मुद्रा की आपूर्ति। अब आप समझ गए। तीसरा है विनिमय दर भुगतान संतुलन, विनिमय दर। अब विनिमय दर सातवां है विनिमय दर, ये कंपोनेंट है। अब देखिए जैसे कि आप अक्सर न्यूज चैनलों में देखते हैं कि रुपए का रेट गिर गया, डॉलर का रेट बढ़ गया। जैसे आप देखिए, आप व्यापार कर रहे हैं, अब जब व्यापार हम कर रहे हैं तो हमारा जो संबंध अन्य देशों से भी है। ठीक है। जब अन्य देशों से है तो हम रुपया में व्यापार करते हैं, कोई डॉलर में व्यापार करता है, कोई यूरो में व्यापार करता है। तो जब सप्लाई और डिमांड व्यापार घटता बढ़ता है तो इस प्रकार से रुपए का वैल्यू घटता बढ़ता है। तो अगर मान लीजिए रुपए का वैल्यू घटा या बढ़ा तो उसका प्रभाव सिर्फ आप पे नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ेगा। तो हो गया विनिमय का। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि अगर पूरे देश की बात हो, किसी भी इकोनॉमिक्स के सिद्धांत को यानी कि व्यष्टि को यानी कि मैक्रो का अगर मान लीजिए पूरे देश पे पढ़ रहा है तो वो मैक्रो है, और किसी एक व्यक्ति या इकाई पे पढ़ रहा है तो वो माइक्रो है। चलिए आज की क्लासेस में आपको हमने इकोनॉमिक्स की शाखाएं यानी कि ब्रांचेस के बारे में पढ़ा और इकोनॉमी के क्षेत्र के बारे में पढ़ा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक इन सब क्षेत्रों के बारे में हमने चर्चा किया। आगे की क्लासेस में हम इकोनॉमी के प्रकार बात करेंगे कि किस प्रकार से खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और कल हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग करना होता है। चलिए, दीप जीएस फाउंडेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं कि आपका कौन सा पॉइंट अच्छे समझ में आया, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, तो जिससे हम आगे की क्लासेस में इसको डिस्कस कर लेंगे और किसी प्रकार की समस्या है उसको हम सुधार करेंगे। आप इससे हमारे ऑफिशियली व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं 9616401222। ये हमारे दीप जीएस फाउंडेशन का ऑफिशियली व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हाई लिखकर दीप जीएस फाउंडेशन करके भर सकते हो, तो आप इसके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे और यहाँ के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिए जाएंगे, जिससे समय समय पे आपको क्लास की सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी और सभी विषयों का PDF नोट्स आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।